हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों, पॉलिटी का अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, जो कि आज हम लोग जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं? तो आज हम लोग प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में जानने वाले हैं। तो आज का मुख्य चैप्टर को शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और दोस्तों में शेयर करेंगे। तो आज का मुख्य टॉपिक को शुरुआत करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को जानने से पहले बात करते हैं दोस्तों, ये सरकार क्या होती है। तो सरकार क्या होती है? तो सरकार शासन चलाने वाली प्रणाली को क्या कहा जाता है? सरकार कहा जाता है। शासन चला तो यहाँ ध्यान रख लेंगे दोस्तों, शासन प्रणाली को चलाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? तो सरकार कहते हैं। शासन प्रणाली को चलाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? सरकार। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। सरकार के अंतर्गत 3 आती है। तो पहला आ जाती है विधायिका। पहला क्या आ जाती है? विधायिका। पहला क्या आती है दोस्तों? तो पहला ध्यान रखेंगे, पहला आती है विधायिका। विधायिका किसे कहते हैं? तो कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है? विधायिका कहा जाता है। कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहते हैं? विधायिका कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्यपालिका। कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो कानून को लागू करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। तो कानून को लागू करने वाला अंग कौन सा है? कार्यपालिका है। विधायिका कानून बनाने वाला अंग को क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। कार्यपालिका की बात करें तो कानून को लागू करने वाला अंग क्या कहलाता है? कार्यपालिका कहलाता है। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका किसे कहते हैं? तो कानून की रक्षा करने वाला अंग क्या कहलाता है? तो कानून की रक्षा करने वाला अंग कहलाता है न्यायपालिका। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों, मुख्य टॉपिक पर आते हैं। एक केंद्रीय होता है, केंद्रीय विधायिका होता है, और एक राज्य विधायिका होता है। एक केंद्रीय विधायिका होता है, एक राज्य विधायिका होता है। तो केंद्रीय विधायिका में कौन होती है? संसद। तो संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। राज्य में राज्य विधायिका, विधानमंडल में राज्य में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था अगर पूछ दे तो कौन है? तो विधानमंडल है। और केंद्र में कौन है? तो संसद है, जो कि कानून बनाने का कार्य करती है। तो केंद्रीय विधायिका संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा आते हैं। और इधर आते हैं विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में कौन कौन आते हैं? तो राज्यपाल, विधान परिषद, तीसरा विधानसभा। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। यहाँ ध्यान रख लेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पद है वो ब्रिटेन के संसद से लिया गया है, यानी ब्रिटेन देश से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति का जो पद होता है, राष्ट्रपति का जो पद होता है ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य होता है। राष्ट्रपति का जो पद होता है ब्रिटेन के सम्राट के समतुल्य होता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो राष्ट्रपति का पद जो है भारत का सर्वोच्च पद कहलाता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो भारत का सर्वोच्च पद कहलाता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं? तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन कहलाते हैं दोस्तों?
तो भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं राष्ट्रपति। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं दोस्तों? तो भारत के सर्वोच्च सेना तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। तो यहां ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो यहां ध्यान रख लेंगे, भारत के तीनों सेनाओं के सेनापति कौन होते हैं? सेनापति, तीनों सेनाओं के सेनापति या सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? तो केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अभिभावक कौन कहलाते हैं? तो भारतीय संविधान के अभिभावक कहलाते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अभिभावक कौन कहलाते हैं? तो राष्ट्रपति कहलाते हैं। भारतीय संविधान के अभिभावक कौन कहलाते हैं? तो राष्ट्रपति कहलाते हैं। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है दोस्तों, ध्यान रख लेंगे, इसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए? यानी राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिकता क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिकता होनी चाहिए भारतीय। नागरिकता क्या होनी चाहिए? भारतीय। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए दोस्तों? तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष है। और नागरिकता क्या होनी चाहिए? तो नागरिकता भारतीय होनी चाहिए। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी अधिकतम उम्र की सीमा बोले, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो कोई सीमा नहीं है, ये कितना भी उम्र तक बन सकते हैं। अगर आप 120 साल के उम्र के भी हैं तो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ध्यान रख लेंगे। अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता की कोई सीमा नहीं है। यानी आप नहीं भी पढ़े लिखे हैं तो आप राष्ट्रपति तक बन सकते हैं। और यहाँ ग्रुप डी के लिए पढ़ना पड़ता है बीए, इंटर, कहाँ कहाँ पढ़ना पड़ता है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। यानी पागल कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता। दिवालिया यानी जो कर्ज से पहले ही मतलब कि पूरी तरह से लबालब है, लवरेज है। तो कर्ज से जो पहले ही मतलब कि उसका स्थिति गंभीर है तो सारा देश के संचित निधि से पैसा निकाल कर ख़त्म कर देगा। इसलिए पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद यानी आप कोई व्यक्ति राष्ट्रपति भी है और कोई कंपनी का कोई चीज़ अलग से भी लाभ उसे मिल रहा है, तो ये लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। चुनाव की बात करें दोस्तों तो इनका चुनाव, राष्ट्रपति महोदय का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनके अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, आइए जानते हैं दोस्तों। तो पहले तो लोकसभा के सदस्य जो सांसद होते हैं वो भाग लेते हैं, दूसरा राज्यसभा के सांसद और तीसरा विधानसभा के। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। चुनाव प्रक्रिया में कैसी होती है चुनाव प्रक्रिया? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होती है। कैसी होती है चुनाव प्रक्रिया? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होती है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। और इनके
चुनाव संबंधी में कौन कौन से जो चुनाव में वोट डालते हैं, तो लोकसभा के सांसद, राज्यसभा सांसद चुने या निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। तो ध्यान रख लेंगे। राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो 5 वर्ष का होता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर इनकी शपथ की बात करें तो शपथ कौन करवाते हैं, तो इनका शपथ करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इनका जो शपथ है, शपथ कौन करवाते हैं, तो शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ इनका होता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनका शपथ होता है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। अगर इस्तीफा की बात करें तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किन्हें सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किन्हें सौंपते हैं, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इनका मासिक वेतन की बात करें तो मासिक वेतन कैसे दिया जाता है, तो इनका मासिक जो वेतन है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। अभी वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है दोस्तों, तो 5 लाख। तो ध्यान रख लेंगे, पर मंथ 5 लाख रुपए मासिक वेतन कहाँ से दिया जाता है, तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, ये बताएंगे कि कौन ऐसे भारत के व्यक्ति हैं जिनका जो वेतन मिलता है उनको मतलब टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगता है, तो यही राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति को अगर वेतन मिलता है तो उन्हें इनकम टैक्स से मुक्त होता है, यानी उनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। ये हमने लिखा नहीं है, मुख्य रूप से बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 123 की बात करें तो अनुच्छेद 123 में क्या वर्णित है, तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किन्हें प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है किन्हें, राष्ट्रपति को। और जब ये अध्यादेश लगा रहेगा तो कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा या कितने सप्ताह तक प्रभावी रहेगा, तो ये 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। कितने सप्ताह तक प्रभावी रहेगा, तो 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्षमादान की शक्ति की बात करें तो क्षमादान की शक्ति किन्हें प्राप्त है, तो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है केवल और केवल राष्ट्रपति को। अगर कोई व्यक्ति को फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाया है तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनका सजा को माफ करवा सकते हैं, यानी मृत्यु दंड को भी माफ करवा सकते हैं, उम्र कैद में बदलवा सकते हैं। तो ये शक्ति किन्हें दी गई है, तो केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय को दी गई है क्षमादान की शक्ति। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। और इन्हें और क्या क्या प्राप्त है दोस्तों, तो आपातकालीन शक्तियाँ किन्हें प्राप्त है, राष्ट्रपति को। आपातकालीन शक्तियाँ किन्हें प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। और राजनीतिक शक्ति भी किन्हें प्राप्त है, तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किनका किनका किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किन्हें किया जाता है, कौन कौन करते हैं, किनको किनको करते हैं, तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाने वाली, तो पहला प्रधानमंत्री को। किन्हें नियुक्त करते हैं, तो प्रधानमंत्री को। और इसके बाद देश के सभी केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। पहला राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री को, देश के सभी केंद्रीय मंत्री को, महान्यायवादी को, राजदूत को। राजदूत कहाँ होते हैं, जो विदेश में एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति होती है, उन्हें राजदूत कहते हैं। तो ध्यान रख लेंगे, राजदूत का भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं,
तो राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, ये बताएंगे कि उपराज्यपाल को कहाँ नियुक्त किया जाता है, आप इसे बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री देश के सभी केंद्रीय मंत्री परिषद को, महान्यायवादी को, राजदूत को, राज्यपाल को, उपराज्यपाल को। हाँ दोस्तों, आप हमें ये बताएंगे कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो हम बता देते हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र शासित प्रदेश में। अच्छा, बताएंगे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो बताएंगे दोस्तों कितने हैं अभी वर्तमान में भारत में। तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 8 है। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, मनोनयन की बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में दो एंग्लो व्यक्ति का क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है, अब ये इसे हटा दिया गया है। अब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 व्यक्तियों का मनोनयन नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। कितने व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, तो 12 व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है। तो यहाँ ध्यान रख लेंगे दोस्तों। और ये जो 12 व्यक्ति होते हैं तो कहाँ कहाँ से होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र से होते हैं, तो ध्यान रख लेंगे, कला साहित्य, विज्ञान, जन सेवा आदि क्षेत्रों से किया जाता है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का मनोनयन कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा आदि क्षेत्रों से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनका सरकारी आवास कौन होता है, तो सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन होता है। कौन होता है सरकारी आवास, तो राष्ट्रपति भवन होता है। इसे ध्यान रख लेंगे, यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा लिखा गया है, राष्ट्रपति भवन यहाँ होगा, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। अगर बात करें राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो महाभियोग लाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन्हें हटाने के लिए संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो ध्यान रख लेंगे यहाँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य, राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं दोस्तों। आइए, तो राष्ट्रपति जो है संसद के तीनों अंगों में से एक अंग होते हैं। राष्ट्रपति संसद के तीनों अंगों में से एक अंग होते हैं। राष्ट्रपति जो है संसद के तीनों अंगों में से एक अंग होते हैं। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। ये ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति का सदस्य बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी पड़ती है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, ये ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के। लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। ये केवल योग्यता रखनी है, बननी नहीं है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले कौन कौन से होते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, निर्वाचित होते हैं केवल, और निर्वाचित नहीं, मनोनीत नहीं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित ही भाग ले सकते हैं। तो लोकसभा से 543, लोकसभा से, राज्यसभा से 233,
लोकसभा से 543, राज्यसभा से 233 और विधानसभा से यानी कि 2800 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, विधानसभा है। कौन कौन से हैं, तो दिल्ली, एक पुदुचेरी। जम्मू कश्मीर में तो अभी हालांकि कुछ अभी निर्णय नहीं निकला है, तो इसके बारे में कैसे कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने सदस्य हो जाते हैं, तो टोटल 4896 सदस्य हो जाते हैं। टोटल कितने सदस्य हो जाते हैं दोस्तों, तो टोटल 4896 सदस्य हो जाते हैं। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। कौन करवाता है, तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद का निदान, जो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई ऐसा विवाद हो गया है तो उसका निदान कौन करेंगे, तो ये करेंगे सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है, किसी कारणवश से राष्ट्रपति का चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो किया गया कार्य उतना दिन है उसको अवैध नहीं माना जाएगा। यानी जो कार्य वो किए हैं तो वो कार्य अवैध नहीं माना जाएगा। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव क्या है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव है। राष्ट्रपति जो चुनाव है अप्रत्यक्ष चुनाव है, समानुपातिक प्रणाली पर आधारित है। कैसा है, समानुपातिक प्रणाली पर आधारित है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। प्लस एकल संक्रमण मत पर आधारित है। एकल संक्रमण मत पर आधारित है। राष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, समानुपातिक प्रणाली के द्वारा होता है। और तीसरा, एकल प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमण मत के द्वारा होता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए क्या चाहिए, तो 50 प्रस्तावक प्लस 50 अनुमोदक की संख्या चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए या राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले में से होनी चाहिए। जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, तो यही सब में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होनी चाहिए। अच्छा, बताएंगे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान रख लेंगे 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जमानत राशि की बात करें तो जमानत राशि क्या है, 15,000 रुपया। जमानत राशि क्या है, तो जमानत राशि 15,000 रुपये है। जमानत राशि तब जब्त हो जाती है, कब, जमानत राशि तब जब्त हो जाती है जब कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार वैध मतों का 1/6 मत भी नहीं ला पाता है। वैध मतों का 1/6 मत भी नहीं ला पाता है तो वो उसकी क्या होती है, जमानत रद्द हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जमानत रद्द तभी होती है, जमानत रद्द तब जब्त हो जाती है, जमानत राशि तब जब्त हो जाती है जब कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार वैध मतों का 1/6 भी नहीं ला पाता है तो वो क्या होता है, जमानत राशि को जब्त कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन ये अपने पद पर तब तक खाली नहीं करते हैं, ये अपने पद को
तब तक नहीं खाली करते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये अपने पद पर तब तक खाली ये अपने पद को तब तक खाली नहीं करते हैं जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो इस्तीफा दे देते हैं, कार्यकाल के दौरान अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर इस्तीफा दे देने पर या महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन होंगे, आइए जानते हैं दोस्तों। तो अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे? तो उपराष्ट्रपति करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद अगर रिक्त है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद कौन संभालेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। और अगर इनका भी पद अगर रिक्त है तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति पद का ग्रहण करेंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 माह तक ही रह सकता है। कोई व्यक्ति भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 माह तक यानी 6 महीना तक ही रह सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कार्यवाहक राष्ट्रपति को वही वेतन और वही सुख सुविधाएं दी जाती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति को वही वेतन एवं सुख सुविधाएं दी जाती है जो राष्ट्रपति को दिया जाता है। जो क्या होता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग जान रहे हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में अगर राष्ट्रपति का पद अधिकतम 6 माह तक ही खाली रह सकता है। भारत में राष्ट्रपति का जो पद है अधिकतम 6 महीना तक ही खाली रह सकता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत में एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, एक व्यक्ति अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में एक व्यक्ति अनेकों बार राष्ट्रपति बन सकता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नोट में यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 4 वर्ष का। और भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है भारत में? तो 5 वर्ष। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष का होता है। ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारत में एक व्यक्ति अनेकों बार राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। नोट में ध्यान रखेंगे दोस्तों। अमेरिका का कार्यकाल, अमेरिका में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है केवल 4 वर्षों का होता है। और यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि यूएसए यानी अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। यूएसए में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यहाँ ध्यान रख लेंगे दोस्तों। सान मारिनो एक देश है दोस्तों। विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ 2 राष्ट्रपति होते हैं। सान मारिनो विश्व का एक ऐसा देश है जहाँ 2 राष्ट्रपति होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। सान मारिनो विश्व का एक ऐसा देश है जहां 2 राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 माह का होता है। यहाँ के
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने माह का होता है? तो 6 माह का होता है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या है ये? तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना यानी ये है क्या? तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। कारण, राष्ट्रपति को क्यों हटा सकते हैं? तो संविधान द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को हम हटा सकते हैं। संविधान द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसकी चर्चा है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 61 में की गई है। 61 चल हट, ये ट्रिक है दोस्तों। 61 चल हट यानी राष्ट्रपति को हटा सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। कौन लगाता है ये महाभियोग? तो महाभियोग लगाता है संसद। कौन लगाता है महाभियोग? तो महाभियोग लगाता है संसद। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पहले कौन लगाता है? तो पहले कौन सा सदन लगाता है? तो कोई भी सदन लगा सकता है। पहले कौन सा सदन लगाएगा? तो ये कोई भी सदन, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी लगा सकता है। लगाने की प्रक्रिया क्या है? तो लगाने की प्रक्रिया है, जो सदन पहले लगाएगा उसे 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। लगाने की प्रक्रिया क्या है कि जो सदन पहले लगाएगा उसे 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 सदस्यों का लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना होता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति पर महाभियोग आप लगा रहे हैं तो राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले सूचित कीजिए आप उन्हें कि आप उन्हें हटा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले सदन के द्वारा 2/3 बहुमत पारित करने के बाद, पहले सदन के द्वारा 2/3 बहुमत पारित करने के बाद, पहले सदन के द्वारा 2/3 बहुमत पारित करने के बाद 2/3 बहुमत से दूसरे सदन में भी पारित करना होता है। पहले सदन द्वारा 2/3 बहुमत पारित करने के बाद 2/3 बहुमत दूसरे सदन में भी पारित करना पड़ता है। इनके महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा बताएंगे इनके चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं? तो निर्वाचित होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लेकिन इन्हें हटाने में कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा नहीं होता है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग इन पर लगाने में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत। लेकिन मनोनीत चुनाव के समय इनके भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर ये महाभियोग लगाया जा रहा है तो इस समय मनोनीत भी भाग लेते हैं। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस दिन महाभियोग द्वारा दोनों सदनों में पारित होता है उसी दिन राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है। जिस दिन राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो उसी दिन राष्ट्रपति को क्या होता है? राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किन्हें सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किन्हें सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति फिर इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं।
उपराष्ट्रपति फिर इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति का पद 5 तरीके से रिक्त हो सकता है। कितने तरीके से रिक्त हो सकता है? तो 5 तरीके से रिक्त हो सकता है। पहला, उनका यदि कार्यकाल समाप्त हो गया हो तब। दूसरा, कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई हो तब। तीसरा, इस्तीफा अगर दे दिए हो तब। चौथा, अगर महाभियोग लगा दिया गया है तो। और 5वां, राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित होने पर। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे है भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम। क्या है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा राष्ट्रपति की बात करें तो दूसरा थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरा कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा की बात करते हैं तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथा की बात करें दोस्तों तो चौथा कौन है? वीवी गिरी हैं। चौथा कौन है? तो चौथा वीवी गिरी है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां की बात करते हैं तो 5वां कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। 5वां कौन है दोस्तों? तो 5वां फखरुद्दीन अली अहमद है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों। छठा की बात करते हैं तो नीलम संजीव रेड्डी। छठा कौन है? तो छठा नीलम संजीव रेड्डी है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों 7वां। तो 7वां की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह है। 7वां कौन है? तो 7वां ज्ञानी जैल सिंह है। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। 7वां कौन है? 7वां ज्ञानी जैल सिंह है। 8वां की बात करें दोस्तों तो 8वां आर वेंकट रमन है। 8वां कौन है? तो आर वेंकट रमन है। 9वां की बात करें दोस्तों तो 9वां शंकर दयाल शर्मा है। 9वां कौन है? तो 9वां शंकर दयाल शर्मा है। 10वां की बात करें दोस्तों तो के आर नारायणन है। 10वां कौन है? तो 10वां के आर नारायणन है। 11वां की बात करें दोस्तों तो एपीजे अब्दुल कलाम है। 11वां कौन है? तो 11वां एपीजे अब्दुल कलाम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां की बात करते हैं तो 12वां कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 12वां कौन है दोस्तों? तो 12वां है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। 13वें की बात करें तो 13वां कौन थे? प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। 14वां की बात करें तो 14वां वर्तमान में कौन है? तो 14वां वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम के बारे में। तो क्रम की बात करें तो पहला आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने आपको अभी पढ़ाया सभी राष्ट्रपतियों का क्रम, उसमें बारी बारी से सभी का डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों। ये आपको 360 डिग्री जैसा क्लास है दोस्तों। आप इसे अति महत्वपूर्ण और ध्यानपूर्वक सुनेंगे दोस्तों, ताकि आपको आपके मस्तिष्क में ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। शुरुआत करते हैं। पहला की बात करें तो भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम में पहला क्रम में आते हैं। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें दोस्तों तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सर्वाधिक दिनों तक के राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो सर्वाधिक मत को प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 99.35% था इनका वोट रेशियो। तो ध्यान रख लेंगे 1957 के चुनाव में यह परिणाम था। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति कार्यकाल कब से कब तक था? इसे जानते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक था। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 3 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पर बिहार में राजकीय मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को इनके जन्म दिवस पर बिहार में राजकीय मेघा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दूसरा आ जाते हैं दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें दोस्तों तो 2 बार उपराष्ट्रपति के बाद 1 बार राष्ट्रपति बने। 2 बार उपराष्ट्रपति के बाद 1 बार 2 बार उपराष्ट्रपति के बाद 1 बार क्या बने? राष्ट्रपति बने। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दार्शनिक राजा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या कहलाते हैं? दार्शनिक राजा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? तो दार्शनिक राजा के नाम से जाने जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें दोस्तों तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए दोस्तों? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कार्यकाल के दौरान मरने वाले राष्ट्रपति कौन हुए दोस्त? तो कार्यकाल के दौरान मरने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सबसे कम दिनों तक के राष्ट्रपति कौन रहे? तो 2 वर्ष 10 दिन कम। 2 वर्ष में 10 दिन कम। सबसे कम दिनों तक के राष्ट्रपति कौन रहे? तो 2 वर्ष में 10 दिन कम दिनों तक रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आगे बात करते हैं दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका राष्ट्रपति पद का ऐलान जमा मस्जिद में किया गया था, दिल्ली के जमा मस्जिद में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका राष्ट्रपति पद का ऐलान जमा मस्जिद से हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी। तो 2 बार मतगणना के बाद राष्ट्रपति बनने वाले, 2 बार मतगणना के बाद राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे दोस्त? तो ये वराह वेंकट रमन या वराह वेंकट गिरी थे दोस्त। इसे ध्यान रखेंगे। तो 2 बार मतगणना के बाद राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? तो वराह वेंकट गिरी। सबसे कम मत प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो 50.22% मत कम। सबसे कम मत प्राप्त करने वाले कौन थे? तो वीवी गिरी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इकलौता निर्दलीय उम्मीदवार वाले राष्ट्रपति कौन है? तो वराह वेंकट गिरी हैं। इकलौता निर्दलीय उम्मीदवार वाले राष्ट्रपति कौन है? तो इकलौता निर्दलीय उम्मीदवार वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
राष्ट्रपति होते हुए भी अदालत के कटघरे में खड़ा होने वाले व्यक्ति कौन है? तो राष्ट्रपति होते हुए भी अदालत के कटघरे में खड़ा होने वाले राष्ट्रपति कौन हुए? वराह वेंकट गिरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें, फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें, फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें दोस्तों, तो असमिया राष्ट्रपति, असमिया कौन थे? असमिया राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति, सर्वाधिक अध्यादेश जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन हुए? तो फखरुद्दीन अली अहमद। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति, तो पहला कौन थे? तो पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्यकाल के दौरान मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति, कार्यकाल के दौरान मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सबसे कमजोर राष्ट्रपति कहे जाने वाले कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद सबसे कमजोर राष्ट्रपति, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी की। तो नीलम संजीव रेड्डी की बात करें दोस्तों, तो निर्विरोध राष्ट्रपति, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन हुए? तो निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हुए, नीलम संजीव रेड्डी हुए। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, एक बार 1969 में चुनाव हारने के बाद 1977 ईस्वी में निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले, एक बार 1969 में चुनाव हारने के बाद 1977 ईस्वी में निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, निर्विरोध राष्ट्रपति कौन हुए? नीलम संजीव रेड्डी। एक बार 1969 में चुनाव हारने के बाद 1977 ईस्वी में निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चौथे लोकसभा एवं छठी लोकसभा का अध्यक्ष चौथे लोकसभा एवं छठे लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके राष्ट्रपति, चौथे लोकसभा एवं छठे लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश के प्रथम सीएम, आंध्र प्रदेश के प्रथम सीएम कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन हुए? नीलम संजीव रेड्डी, 64 वर्षीय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर यहाँ कंफ्यूजन न हो इसलिए हम बता देते तो दोस्तों, अगर पूछे निर्दलीय राष्ट्रपति कौन हुए, तो निर्दलीय राष्ट्रपति वीवी गिरी हुए, जो कि चौथे राष्ट्रपति थे। और निर्विरोध राष्ट्रपति कौन हुए? तो नीलम संजीव रेड्डी। इनकी जीवनी बुक का क्या नाम है? नीलम संजीव रेड्डी का द विदाउट फेयर एंड फियर, विदाउट फेवर एंड फियर। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह की। तो ज्ञानी जैल सिंह की बात करें दोस्तों, तो ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति, ज्ञानी जैल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे कम पढ़ा लिखा राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, नाम ज्ञानी और पढ़े लिखे कम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति, जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो जेवी वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन हुए दोस्तों? तो ज्ञानी जैल सिंह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे बेबस राष्ट्रपति यानी सबसे लाचार राष्ट्रपति तो कौन थे दोस्तों? तो सबसे बेबस राष्ट्रपति, सबसे लाचार राष्ट्रपति कौन हुए? तो ज्ञानी जैल सिंह। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों आर वेंकट रमन की, रमास्वामी वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, रमास्वामी वेंकट रमन।
ये भारत के 8वें राष्ट्रपति हुए। ये भारत के 8वें राष्ट्रपति हुए दोस्तों, ध्यान रखेंगे। वित्त मंत्री रह चुके राष्ट्रपति, वित्त मंत्री रह चुके राष्ट्रपति कहे जाते हैं, तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, आर वेंकट रमन। आगे बात करते हैं दोस्तों शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा की बात करें तो 9वें राष्ट्रपति के वे हुए, तो 9वें राष्ट्रपति हुए दोस्तों, ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं शंकर दयाल शर्मा से ही रिलेटेड बात करते हैं दोस्तों। तो प्रधानमंत्री का पद को ठुकराने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पद को ठुकराने वाले राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं KR नारायणन, कोचिन रमन नारायणन, कोचिन रमन नारायणन, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसे ही इनके बारे में जानते हैं। आइए KR नारायणन की बात करें दोस्तों तो प्रथम दलित राष्ट्रपति, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन हुए? तो KR नारायणन, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति, 76 वर्षीय राष्ट्रपति कौन हुए? KR नारायणन। KR नारायणन सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति। अच्छा बताएंगे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने? हमने आपको अभी बताया है दोस्तों, आप बताएंगे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन हुए? सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन हुए? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, सबसे कम उम्र के। तो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हुए नीलम संजीव रेड्डी, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं 20वीं सदी एवं 21वीं सदी के, 20वीं सदी एवं 21वीं सदी के दोनों समय में राष्ट्रपति रहने वाले, 20वीं सदी एवं 21वीं सदी दोनों समय में राष्ट्रपति रहने वाले 1997 से 2002 ईस्वी तक रह चुके थे, इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात करें दोस्तों तो ये जनता के राष्ट्रपति कहलाते हैं, जनता के राष्ट्रपति। आपसे हम आगे ये प्रश्न पूछेंगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या कहलाते हैं? तो जनता के राष्ट्रपति कहलाते हैं दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एकमात्र अविवाहिता, यानी ये विवाह नहीं किए थे, एकमात्र अविवाहिता राष्ट्रपति कौन थे? अविवाहित राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ध्यान रख लेंगे दोस्तों, हम आपसे प्रश्न जरूर पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि 12वीं राष्ट्रपति हुई। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री का बर्तन धोने वाली राष्ट्रपति के नाम से जानी जाती है। प्रधानमंत्री का बर्तन धोने वाली राष्ट्रपति के नाम से इनका आलोचना किया जाता है। प्रधानमंत्री का बर्तन धोने वाली से इनका आलोचना किया जाता है। प्रधानमंत्री का बर्तन धोने वाली राष्ट्रपति के नाम से आलोचना किया जाता है। और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इनके बारे में क्या कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री का बर्तन धोने वाली राष्ट्रपति के नाम से आलोचना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी की बात करें दोस्तों तो ये 13वें क्रम के राष्ट्रपति हुए। प्रणब मुखर्जी 13वें क्रम के राष्ट्रपति हुए। प्रणब मुखर्जी 13वें क्रम के राष्ट्रपति हुए, तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। पश्चिम बंगाल के प्रथम राष्ट्रपति नहीं दोस्तों, यहाँ लग रहा है कुछ कंफ्यूजन, इसे हम देखकर हम कमेंट में आपको जवाब देंगे दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल के प्रथम राष्ट्रपति कैसे हो सकते हैं? राष्ट्रपति तो भारत के बनते हैं। तो आपको ये टॉपिक हम बताएंगे दोस्तों।
इसको कन्फ्यूज़न दूर करेंगे और इनके बारे में ही ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रणब मुखर्जी के बारे में, तो आम जनता के राष्ट्रपति, आम आदमी के राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं? तो प्रणब मुखर्जी। आम आदमी के राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं? तो प्रणब मुखर्जी। और जनता के राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं? तो एपीजे अब्दुल कलाम। जनता के राष्ट्रपति कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। और आम आदमी के राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं? तो प्रणब मुखर्जी। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर की बात करते हैं, जो कि अभी वर्तमान में है। वर्तमान में 14 नंबर की बात करते हैं, तो रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में 14वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद हैं। तो भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते हैं। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। अच्छा बताएंगे, तो प्रथम कौन जाने जाते हैं? प्रथम बताएंगे कौन जाने जाते हैं? प्रथम बात करें तो प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायणन। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं? KR नारायणन। और दूसरा दलित राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं? तो दूसरा दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कहे जाते हैं। रामनाथ कोविंद 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं, वो जो कि वर्तमान में अभी हैं। और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। यहाँ सब कुछ गलत ही दिखाई दे रहा है दोस्तों। हाँ आप ध्यान रखें, यहाँ राज्यपाल होगा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी नहीं होंगे, क्योंकि जो राज्यपाल जो जिस राज्य से होते हैं उस राज्य से राज्यपाल नहीं होते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है भारत रत्न प्राप्तकर्ता राष्ट्रपति। तो आज हम लोग जानने वाले हैं भारत रत्न प्राप्तकर्ता भारतीय राष्ट्रपति। तो बात करें दोस्तों, तो पहला आ जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें दोस्तों, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला था, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले 1954 ईस्वी में ही मिला था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरा बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, राष्ट्रपति बनने से पूर्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा की बात करते हैं, तो वीवी गिरी। वीवी गिरी को कब मिला था भारत रत्न? तो 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा की बात करते हैं, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें दोस्तों, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनने से पूर्व ही इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। आगे इधर आप जानते हैं दोस्तों, भारत के 3 मुस्लिम राष्ट्रपति कौन कौन हुए, आइए जानते हैं। ये आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड दोस्तों आपको कई एग्जामों के लिए है दोस्तों। ये आपको कोई भी एग्जाम में आपको फायदेमंद रहेंगे ये टॉपिक। ये वीडियो को जरूर आप ध्यान से सुन लेंगे दोस्तों, पढ़ लेंगे दोस्तों, और इसे चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के 3 मुस्लिम राष्ट्रपति कौन कौन हुए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्यकाल के दौरान मरने वाले राष्ट्रपति। तो कार्यकाल के दौरान कौन कौन राष्ट्रपति मरे, आइए जानते हैं दोस्तों। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 3 मई 1969 ईस्वी को, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद 11 फरवरी 1977 ईस्वी को। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति
भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों, तो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? वीवी गिरी। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए दोस्तों? तो वीवी गिरी हुए। दूसरा, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन हुए? तो पहला वीवी गिरी, दूसरा मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरा बीडी जत्ती, जो कि 1977 ईस्वी में बनाए गए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों नोट में। यहां आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन के मरने के बाद 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। पहला वीवी गिरी, दूसरा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। पहली बार 1969 में और दूसरी बार 1982 में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद हिदायतुल्लाह दूसरी बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह के बीमार होने के कारण। पहली बार 1969 ईस्वी में, दूसरी बार 1982 ईस्वी में। दूसरी बार जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह दूसरी बार कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे ज्ञानी जैल सिंह के बीमार होने के कारण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो तीनों पदों को सुशोभित किया, तो राष्ट्रपति का, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी पद को संभाले, भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भी संभाले और भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी वो संभाले हैं। तो तीनों पदों को सुशोभित करने वाले कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले कौन कौन हैं दोस्तों? आइए जानते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले कौन कौन हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखेंगे दोस्तों। दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा वीवी गिरी। तीसरा कौन है? तीसरा वीवी गिरी। चौथा की बात करें दोस्तों तो आर वेंकट रमन। चौथा कौन? आर वेंकट रमन। पांचवा की बात करें तो शंकर दयाल शर्मा, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले। छठा की बात करें तो KR नारायणन। ध्यान रखेंगे दोस्तों, KR नारायणन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष से राष्ट्रपति बनने वाले। तो लोकसभा अध्यक्ष से राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा अध्यक्ष से राष्ट्रपति बनने वाले कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के उपसभापति से राष्ट्रपति बनने वाले। तो राज्यसभा के उपसभापति से राष्ट्रपति बनने वाली प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, राज्यपाल से राष्ट्रपति बनने वाले। राज्यपाल से राष्ट्रपति बनने वाले तो पहला कौन हो जाते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। दूसरा वीवी गिरी। तीसरा शंकर दयाल शर्मा। चौथा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पांचवा रामनाथ कोविंद। ध्यान रखेंगे दोस्तों। मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी। पहला नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा ज्ञानी जैल सिंह। पहला नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा ज्ञानी जैल सिंह। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। भारत के सर्वाधिक राष्ट्रपति दक्षिण भारत से हुए कौन कौन हुए हैं दोस्तों? आइए जानते हैं। तो पहला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि तमिलनाडु से थे। दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि तेलंगाना राज्य से थे। तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश से थे। चौथा आर वेंकट रमन, कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे। पांचवा KR नारायणन, कहाँ से थे? केरल से। छठा APJ अब्दुल कलाम, कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रपति से जुड़ा अन्य तथ्य, तो 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले कौन हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के दौरान के तिवारी के द्वारा दिया गया विवादित बयान, तो ध्यान रखेंगे क्या बोले थे के तिवारी, तो राष्ट्रपति भवन आतंकवादियों का अड्डा बन चुका है। क्या बोले थे, ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के दौरान के तिवारी ने विवादित बयान दिया था, राष्ट्रपति भवन आतंकवादियों का अड्डा बन गया है। भारत के 12वां राष्ट्रपति जो कि महिला राष्ट्रपति हुई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के कार्यकाल की गणना उनके शपथ की तिथि से की जाती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की गणना उनके शपथ की तिथि से की जाती है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो नीलम संजीव रेड्डी की शपथ तिथि 25 जुलाई से ही अभी तक कायम है। नीलम संजीव रेड्डी के शपथ तिथि 25 जुलाई से अभी तक यह कायम है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं, भारत में राष्ट्रपति के पत्नी को क्या कहा जाता है, तो प्रथम महिला, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, जबकि पति को क्या कहा जाता है, प्रथम सज्जन यानी फर्स्ट जेंटलमैन के रूप में कहा जाता है। तो भारत की प्रथम महिला राजवंशी देवी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी। भारत की पहली कार्यवाहक प्रथम महिला कौन हुई, सरस्वती बाई, वीवी गिरी की पत्नी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, भारत की पहली महिला विदेशी प्रथम महिला, भारत की पहली विदेशी प्रथम महिला जानकी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन की पत्नी। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बात करते हैं, भारत की दूसरी विदेशी प्रथम महिला कुशा नारायण, के आर नारायणन की पत्नी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के पहले प्रथम जेंटलमैन कौन हुए, तो देवी सिंह राणा सिंह शेखावत। भारत के पहले प्रथम जेंटलमैन कौन हुए, देवी सिंह राणा सिंह शेखावत। वर्तमान में प्रथम महिला कौन है, तो सविता कोविंद, जो कि रामनाथ कोविंद की पत्नी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें थोड़ा सा, आइए इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो इनका मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर अबुल पाकीर जैनलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर अबुल पाकीर जैनलाब्दीन अब्दुल कलाम। 11वां राष्ट्रपति, गैर राजनीतिज्ञ राष्ट्रपति, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अग्निपुत्र इन्हें कहा जाता है। जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध है। पीपल्स प्रेसिडेंट। इनकी आत्मकथा का क्या नाम है, तो अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे जानते हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। तो राष्ट्रपति भवन की बात करें तो इसकी नींव 1912 में डाली गई थी। राष्ट्रपति भवन की नींव कब डाली गई थी, तो 1912 ईस्वी में डाली गई थी, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसका उद्घाटन, राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन कब किया गया, 1929 ईस्वी में। उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। उद्घाटनकर्ता कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड इरविन थे। इसका पुराना नाम, संसद राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था, तो वायसराय हाउस था। अगर इसे पूछ दे कि ये स्थित कहाँ है,
राष्ट्रपति भवन स्थित कहाँ है दोस्तों? तो राष्ट्रपति भवन स्थित है रायसीना पहाड़ी राजपथ नई दिल्ली पर। राष्ट्रपति भवन स्थित कहाँ है? तो रायसीना पहाड़ी राजपथ नई दिल्ली में। इसके डिजाइनर कौन है राष्ट्रपति भवन के? तो एडविन लुटियंस। इसके डिजाइनर कौन है? तो एडविन लुटियन। यहां नोट में ध्यान रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम जनता के लिए मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक के लिए खोला जाता है। तो इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन आम जनता के लिए मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक के लिए खोल दिया जाता है। इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो राष्ट्रपति से जुड़े दोस्तों यह टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इन्हें ध्यान रखेंगे और इसे अच्छी तरह से याद रख लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये राष्ट्रपति से जुड़े अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। और यह हमने इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा आपको यह समझाने का प्रयास किया है दोस्तों राष्ट्रपति से जुड़े। तो आप इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों और इसे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे राष्ट्रपति से जुड़े। तो आज का टॉपिक को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आपको अगर इस चैनल के माध्यम से बोधियागा स्टडी से आपको अगर पढ़ाई अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर लाइक करेंगे दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों और सभी में शेयर करेंगे। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।